नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। मैं प्रेमपाल सिंह आज इंडियन पॉलिटी का थर्ड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता ही होगा कि हमारा पूरा संविधान बनने के बाद प्रीएम्बल को बाद में जोड़ा गया था। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान के साथ नहीं बनी थी, संविधान के साथ नहीं जोड़ी गई थी। जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल ऐड नहीं था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो ये प्रीएम्बल जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी को दर्शाता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को दर्शाता है। इस प्रीएम्बल पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान में अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल का, जिसमें सीधे सीधे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसमें जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। जस्टिस में हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन टाइप के जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। और वहीं इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये डिक्लेरेशन था प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल है क्या एक्चुअली? प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और एक तरह से डॉक्यूमेंट है जो ये एक्सप्लेन करता है संविधान की फिलॉसफी को और उसके ऑब्जेक्टिव को, मतलब उद्देश्य को। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रमोट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। संविधान में ये दिखाया गया है कि जिन्होंने संविधान को बनाया था, फ्रेम किया था, उनकी इंटेंशन क्या थी और इसको बनाने के पीछे हिस्ट्री क्या है और इसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं और प्रिंसिपल ऑफ द नेशन क्या है। द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। प्रीएम्बल जो है हमें निम्न चीज़ों के बारे में एक बेसिक आइडिया देता है। पहला, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान बनाने के लिए कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया गया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स और डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, कब एडॉप्ट किया गया। ये चीज़ें हमें प्रीएम्बल बताता है। हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल की इतिहास क्या रहा है। देखिए, द आइडियल्स बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। प्रीएम्बल को पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू का ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाद में इसको प्रीएम्बल कहा गया और इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 को। पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, कोर्ट में देखिए फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे आगे, तो फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम उसके बचाव के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, मतलब प्रीएम्बल का कोई उल्लंघन करता है तो कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, उसको सज़ा नहीं हो सकती। तो प्रीएम्बल जो है एनफोर्सिएबल नहीं है, और जबकि फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्सिएबल है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट्स एज एन aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous।
कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल के तत्व क्या है, प्रीएम्बल का प्रस्तावना का तत्व क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रीएम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में ये बताया गया है, प्रीएम्बल ये इंडिकेट करता है कि जो पावर का जो सोर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर, अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, कहाँ से डिराइव करता है, तो वो है भारत के लोग। ठीक है, भारत के लोगों से ही भारत के संविधान को शक्ति मिलती है, ऐसा प्रीएम्बल में इंडिकेट किया गया है। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और प्रीएम्बल ने इंडिया को डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है सोवरन कंट्री है, मतलब संप्रभु है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस। प्रीएम्बल का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जस्टिस बना रहना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए सबको, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता मिलनी चाहिए सभी सिटीजन्स को, और सभी लोगों के बीच में भाईचारा का प्रमोशन होना चाहिए, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहिए, और हमारे राष्ट्र की इंटीग्रिटी, अखंडता बनी रहनी चाहिए। द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल व्हेन इट वाज एडॉप्टेड, दैट इज नवंबर 26, 1949। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। अब बात कर लेते हैं, जो शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं, तो उनका अर्थ क्या है वो जान लेते हैं, वो जानना जरूरी है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका संप्रभुता। इसका मतलब होता है सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, मतलब भारत अपने आप में एक स्वतंत्र है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, नियम कानून खुद बना सकता है, बाहर की कोई पावर, मतलब बाहर के कोई देश उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। यही मतलब होगा सोवरेनिटी का। तो सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब क्या है यहाँ पे, द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिया की अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, शक्ति है। इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर, ये किसी बाहर की पावर, बाहर के देश का गुलाम नहीं है। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। हमारे देश में हमारा जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसके पास पूरी पावर है कि वो कानून बना सकती है, और बाहर का कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, चाइना हो, वो हम पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि हम उनके हिसाब से नियम कानून बनाएं। तो ये सोवरेनिटी का मतलब, सोवरेन का मतलब यही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, अपने नियम कानून खुद बना सकता है, बाहर की एक्सटर्नल पावर उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। सोशलिस्ट का वही मतलब है, समाजवाद से होता है। द टर्म्स मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रो डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र के द्वारा सोशलिस्ट को अचीव करना, समाजवाद को अचीव करना, सोशलिस्ट। इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हों, प्रोडक्शन का काम करते हों, उत्पादन का काम करते हों, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होती है, कुछ देश फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। इंडिया अभी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहा है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाई साइड। हम देख रहे हैं इंडिया की इंडियन ऑयल कंपनी भी काम कर रही है, और रिलायंस और अंबानी की, रिलायंस और टाटा की कंपनी भी काम कर रही है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई एक तरह से। इट वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो प्रीएम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया है। मूल संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखना है आपको। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों की इज्जत करता है। ठीक है, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत सभी धर्मों को मानता है।
द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तो सेकुलर का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को बराबर इज्जत देता है और बराबर सुरक्षा प्रदान करता है और सपोर्ट देता है सरकार की तरफ से। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और ये सेकुलर वर्ड भी संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट वर्ड को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और सेकुलर वर्ड को भी संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया है। डेमोक्रेटिक का मतलब समझ लेते हैं। द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड फॉर्म of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सीधे सीधे जनता राज करे, जनता के साथ जनता में पावर हो सारी की सारी। तो हमारे देश में सारी की सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। भाई जनता अपना वोट देकर, अपने वोट का इस्तेमाल कर कर लीडर चुनती है और वही लीडर फिर कुर्सी पे बैठते हैं और वो देश को चलाते हैं। तो पावर सीधी कहाँ से आ रही है? लोगों से आ रही है और लोग इलेक्शन के माध्यम से लीडर्स, पॉलिटिशियन को चुनते हैं और वो सरकार चलाते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया ये प्रजातंत्र। रिपब्लिक, गणराज्य, द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक का मतलब ये होगा कि एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, तो इसका मतलब है रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अब प्रेसिडेंट कई तरह से चुना जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम प्रेसिडेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता डायरेक्ट वोट न देकर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वोट देते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में इनडायरेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट होता है और इलेक्शन के माध्यम से चुना जाना चाहिए। तो ये हो गया रिपब्लिक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोच्च कानून है भारत में। एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी। और समाज में जो है शांति बनाए रखना इसका काम है। एंड टू प्रमोट यूनिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। और सभी भारत के जो लोग हैं उनके बीच में आपस में जो है एकता को प्रमोट करना, एकता बनी रहे, ऐसा इसका उद्देश्य है। टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन, जिससे एक देश महान देश बन पाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रमोट हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन। और मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना पूरे देश में। द फैक्टर्स विच हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव आर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, इसको अचीव करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है जिनका जिक्र प्रीएम्बल में किया गया है। तो पहला है जस्टिस। भाई जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में, न्याय होना चाहिए सोसाइटी में, हर एक लोग को न्याय मिलना चाहिए। तो जस्टिस, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी एंड दैट इज प्रोमिस्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे आगे हमारा सिलेबस में। सो it is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of fundamental rights and directive principle of state policy provided by the Constitution of India. It comprises 3 elements which is social, economic and political. अब justice 3 प्रकार का, social justice, economic justice और political justice। social justice में क्या बात कही गई है कि social justice का मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो किसी भी ग्राउंड्स पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या कोई और आधार हो।
लेकिन लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोग भारत के लिए बराबर हैं और सभी को सभी हक मिलना चाहिए। ये है सोशल जस्टिस। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस वही क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किसके आधार पर? कितना वो अमीर है या गरीब है, उसके पास इनकम कितनी है, उसका आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रीएम्बल में, संविधान में कहा गया है कि मान लीजिए कोई अमीर है तो आप उसको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं और उस पर कोई नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा है, और जो गरीब है बेचारा उस पर नियम कानून फॉलो कर रहे हैं, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, उसको जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। Every person must be paid equally for an equal position and all people must go opportunity to earn for their living। और हर एक सदस्य को जितना वो काम करता है, जिस पोजीशन पर वो काम करता है, सबको बराबर बराबर पेमेंट मिलना चाहिए और हर एक को ये जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अब जीवन जीने के लिए अपना कमाए और खाए। ठीक है। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। Political justice means all the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities। जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भाग लेने के लिए सभी लोग फ्री हैं, तो इसके बिहाफ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी का मतलब होता है, द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस and all the people have given equal opportunity for everything without any discrimination, everyone is equal before the law। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके अमीरी गरीबी के आधार पर कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया जा सकता है और न किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है। लिबर्टी, आज़ादी। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, have political views and behavior in society। Liberty does not mean freedom to do anything। A person can do anything but in the limit set by law। आज़ादी सभी को है, सभी को जो है थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज़ की आज़ादी है और ये इस आज़ादी के बिहाफ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता समाज में। ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people। Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation। तो हमें आपस में जो भारत के लोग हैं 130 करोड़ से ज़्यादा, उनको आपस में भाईचारे की भावना बनाई रखनी है और एक दूसरे से इमोशनल अटैच रहना है और भारत अखंड है, भारत को कोई चोट ना पहुँचे ऐसी कोशिश करना है और हमें फ्रेटर्निटी की भावना एक दूसरे के प्रति रखनी है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है? तो इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एज द नोशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ईच अदर। हर किसी को फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी दी गई है और लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। The preamble being part of the Constitution is discussed several times in the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसी चर्चा हुई है कि क्या प्रीएम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में इसके बारे में फैसला सुनाया था कि प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का भाग है या नहीं है या अलग है वो। तो एक केस था बेरूवारी केस, याद रखना है आपको, बेरूवारी केस। इट वॉज यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) of the Constitution, which was on the implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the Beruwari Union and in exchanging the enclaves which were decided for consideration by the bench consisting of 8 judges. Through the Beruwari case,
अब बेरुवारी केस के जरिए क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो बेरुवारी केस का सारांश ये है कि बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल जो है भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। दूसरा केस आया फिर इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती केस। दूसरा इम्पोर्टेंट केस आया केशवानंद भारती केस। इस केस में पहली बार 13 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, जो कि 13 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था, तो प्रीएम्बल जो है भारत के संविधान का पार्ट है, ऐसा केशवानंद भारती केस में माना। द प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस and provisions of the constitution, so it can be concluded that preamble is part of the introductory part of the constitution. In the 1995 case of union government versus LIC of India, फिर 1995 में एक और केस आया, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। देखिए बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। दूसरा केस आया केशवानंद भारती केस, जो कि 13 जजेस की बेंच ने जो है फैसला सुनाया। उसने कहा कि प्रीएम्बल भारत के संविधान का पार्ट है, ठीक है। फिर 1995 में केस आया यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का, तो सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। 1995 का जो केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि प्रीएम्बल जो है भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसे डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट, बदलाव, संशोधन क्या हुए। देखिए 42वां अमेंडमेंट संशोधन आया 1976 में। तो आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, जो कि ठीक केशवानंद भारती केस के बाद आया, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो भारत के संविधान का पार्ट है। As a part of the Constitution, preamble can be amended under Article 368 of the Constitution। और भारत के संविधान का हिस्सा होने की वजह से, क्योंकि भारत का संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हो सकते हैं, इसलिए अगर प्रीएम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है तो प्रीएम्बल में भी संविधान में संशोधन हो सकते हैं। तो किसके थ्रू? आर्टिकल 368 के थ्रू प्रीएम्बल के अंदर भी संशोधन किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, जो कि केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आप संविधान में संशोधन, प्रीएम्बल में संशोधन 368 के तहत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है प्रीएम्बल की, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको नहीं बदल सकते आप। Because the structure of the Constitution is based on the basic element of the preamble, as of now the preamble is only amended once through the 42nd Amendment Act 1976। अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्मोलॉजी जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरन एंड डेमोक्रेटिक। सोवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ा गया। और यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था और फिर उसको बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। Article 394 of the Constitution states that Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 came into force since the adoption of the Constitution on 26 November 1949 and the rest of the provisions on 26 January 1950.
द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल वॉज एडेप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। दो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो कि हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया है, इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे रीजनल IAS यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट लिंक्स दी हुई हैं, उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे जो भी सवाल पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी PDF अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।